नमस्कार बच्चों, मध्य प्रदेश के गौरव इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश के गौरव। मध्य प्रदेश के गौरव इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इस पाठ में हम मध्य प्रदेश के 2 शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय हासिल करने वाले हैं। इसके पहले सेशन में हमने मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनका संक्षिप्त परिचय हमने हासिल किया था। अब इस सेशन में हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनका उर्वरित परिचय हासिल करेंगे और इसके बाद और एक मध्य प्रदेश के शीर्ष व्यक्ति का वर्णन हम पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तित्वों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए, आपने उनमें आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। अब देखिए, अब तक हमने डॉक्टर शर्मा इनका जीवन, इनका शैक्षणिक योगदान, उसके साथ साथ उनका राजनीतिक योगदान अब तक हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग भारत स्वतंत्रता के बाद अलग अलग सालों में अलग अलग राजकीय क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। कभी अध्यक्ष बनकर, कभी प्रधानमंत्री बनकर, कभी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष बनकर, या फिर कभी राज्यपाल के रूप में। वो एक साथ 3 राज्य के, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल पदों का भी उन्होंने पद ग्रहण किया था। उसी के साथ राष्ट्रपति, भारत स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति के पद पर वो भी उन्होंने स्थान ग्रहण किया था। उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्टर शर्मा इनका स्वाधीनता संग्राम के बाद का वर्णन हमने अब तक पढ़ा, लेकिन भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो संग्राम था, जो आंदोलन था, जो युद्ध था, उसमें उन्होंने एक योद्धा के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में भी अपना योगदान दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक भारत के महान व्यक्तियों का गौरवशाली परंपरा उन्होंने बनाकर रखा था। डॉक्टर शर्मा ने जब भी, जहाँ भी राजनीतिक में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा, वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। अब देखिए, जब भी वो राजकीय क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थी, तो राजकीय क्षेत्र में जब भी उन्हें ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई नैतिक मूल्यों का रक्षण नहीं हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग अपने नैतिक मूल्यों का स्मरण न रखते हुए उसे भूलकर अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने इसका विरोध भी किया है। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान किए। अब देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन मूल्यों को लेकर कानून के दायरे में रहकर अपने मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन का राजकीय क्षेत्र में आधार तक स्तंभ माना हुआ था। और जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस समय उन्होंने अपने वैचारिक, सांस्कृतिक और आत्मविश्वास के बल पर सृजनात्मक कार्य किए हैं। उन्होंने अपने विचार विमर्श के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्ति किया है। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का लेश न हो, तो यह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी। अर्थात देखिए, आज हम किसी भी आम सर्वसामान्य लोगों की बात अगर हम कहते हैं कि उनको थोड़ा भी पद मिल जाता है, तो वह गर्विष्ठ हो जाते हैं, घमंड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, छोटा सा कार्य करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन उसको देखो कितना बड़ा चढ़ाकर दिखलाते हैं। कोई फोटो निकाल कर यहाँ पर भेज रहा है, फेसबुक पर भेज रहा है, तो अपने छोटे छोटे कार्यों को वह बहुत बड़ा
साबित करना चाहते हैं तो उससे उनको घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है। इतने छोटे से कार्य करने को भी वो इतना अपने आप को इन सारी चीजों से लोगों के सामने मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो दम्भ होता है उनके अंदर, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो घमंड होता है, गर्व होता है। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बावजूद भी डॉक्टर शर्मा इन्होंने कभी भी अपने पदों का, अपने व्यक्तित्व का तो गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया। उनमें किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी दम्भ नहीं था, और यह उनके व्यक्तित्व की महानता ही थी। और डॉक्टर शर्मा ने यह महानता थी ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कुट कर भरा था। भले ही वह वैज्ञानिक विचारधाराओं के, सृजनात्मक प्रतिमानों के, सांस्कृतिक आत्मविश्वास रखने वाले थे, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर के प्रति भी उनके मन में दृढ़ आस्था थी, श्रद्धा भावना थी, और भारत के हर जन जन से उनके मन में प्यार भरा हुआ था। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे। अब तक हमने देखा कि उनका जो जीवन काल था, राजकीय क्षेत्र में अनेक पदों को ग्रहण करने के कारण उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था, फिर भी वह अपना सारा कार्य जनता के लिए वह हमेशा प्रमुख रूप में वह अपना समय निकालते थे। सुबह 9 बजे से रात को 1:30 बजे तक वह क्या करते थे, प्रतिदिन जन सामान्य को अपराह्न को 1:30 बजे तक जन सामान्य से वो मिलते रहते थे। और इस जब भी लोग उनको मिलने के लिए आते थे तो आत्मीयता भाव से वह उनसे मिलते थे। यह मिलन इतना आत्मीय होता था मानो वे उनके परिवार के सदस्य हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विरल संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अब तक हमने राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शर्मा, इनका जीवन परिचय हमने हासिल किया कि किस प्रकार से उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजकीय क्षेत्र में, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में या अन्य पद ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने अपने योगदान को भली भांति निभाया है। अब दूसरे व्यक्तित्व के बारे में, जो मध्य प्रदेश के ही जन्मभूमि उनकी मानी जाती है, वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था, और वह है अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव यहाँ पर बताया गया है, वर्णन किसका, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी यह 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। एक बार पहले वो 1996 में, उसके बाद 1998 को, और बाद में 1999 को इस प्रकार उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। महात्मा गांधी के अंग्रेजी भारत छोड़ो आंदोलन में किशोर अवस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ, अर्थात 25 दिसंबर 1925 को। अब देखिए यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म कब हुआ इसका वर्णन किया गया है। तो आपको साल पूछा जा सकता है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शिंदे छावनी में इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय वो बहुत ही छोटे थे, किशोर अवस्था में थे। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन छिड़काया गया था, उसमें उन्होंने सहभाग लिया था, और इसी कारण उन्हें 24 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। अब उनके यहाँ पर परिचय दिया है, उनके माता पिता के बारे में, उनका बचपन का वर्णन दिया गया है। माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठान का वातावरण था, अर्थात वो बहुत ही श्रद्धालु थे, भक्तिमय वातावरण उनके घर में था।
घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा है। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते थे। तो इस प्रकार देखो, गरीबों के प्रति उनके मन में बचपन से ही एक अलग प्रकार की श्रद्धा या आस्था थी। तो यहाँ पर उनके सामाजिक कार्य जो उन्होंने बाद में किए हैं, वो बचपन से ही उनके प्रति, मानवता के प्रति एक अलग जगह थी। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अब देखिए यहाँ पर उन्हें वो कवि कैसे बने। एक ही व्यक्ति के अंदर एक कवि है, वो एक पत्रकार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं, एक अच्छे वक्ता के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। तो इस परिच्छेद में वो कवि कैसे बने या कवि बनने की प्रेरणा उनको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन किया है कि उनके पिता जो थे वह स्वयं एक अध्यापक थे और कवि थे, कविता लिखते थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। अर्थात उनका जो परिवार का जो परिवेश था, जो वातावरण था, वह संस्कारों से युक्त था और कवि उनके पिता होने के कारण इस वातावरण से उन्होंने यह कविता लिखने की प्रेरणा ली थी। उनकी रचनाओं की अटल जी तुकबंदी करने लगे थे और उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी। तो वह हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। अब देखो, हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठी है जहाँ पर देखो बहुत सारे कवि लोग एकत्र आते हैं, साहित्यिक लोग एकत्र आते हैं और वो चर्चा करते हैं साहित्य के क्षेत्र पर, चाहे वो कविता हो, चाहे कोई भी रचना हो सकती है, उपन्यास हो सकते हैं, कादम्बरी। तो इस प्रकार साहित्यकारों की या लेखकों की, कवियों की एकत्र सभा होती है और वहाँ पर उस पर विचार विमर्श होते हैं। वहाँ पर हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य सभा या गोष्ठियाँ मुझे कहते। तो वो भी अब जब उनको कविता लिखना उन्होंने आरंभ किया था, तो उनकी रचनाओं की स्तुति होने लगी, प्रशंसा होने लगी, तो उनको और भी प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार वह अपने इस रुचि को बढ़ाने के लिए साहित्य सभा में जो भी आयोजित किए जाते थे वहाँ पर वो जाने लगे। उन दिनों धनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल ने ब्रज भाषा में रचनाएं की, तो उनकी जो रचनाएं है, कविता जो उन्होंने प्रमुख रूप से लिखे हैं या जो भी पुस्तकें उन्होंने लिखे वह ब्रज भाषा में प्रमुख रूप से लिखी हुई है। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1968 से 1973 तक वे उसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम आज भाजपा के नाम से जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। तो अब देखिए, अब तक हमने वह कवि कैसे बने या फिर पत्रकार के रूप में वह कैसे आगे बढ़े, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राष्ट्र धर्म के वह प्रथम संपादक माने जाते हैं और पत्रकारिता का जगत में उनकी अलग पहचान है। उन्होंने खुद स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन कार्य किया है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनके पत्रों का कौन से पत्रों का उन्होंने संपादन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन। तो बच्चों, अब तक हमने डॉक्टर शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी इनका जीवन परिचय हासिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका राजनीतिक क्षेत्र में उनका जीवन योगदान और उनके बारे में उनका जीवन परिचय हमें और भी जानना है, उसको हम जानेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।